नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज की पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां 30 मार्च को पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं। वे यहां सौगातों का पिटारा खोलने वाले। वहीं दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां ईद की नमाज सड़कों पर नहीं पड़े जाने को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहाँ पुलिस के साथ सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है और 16 नक्सलियों को मार गिराया है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सिंगरौली में सभा के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सरकार पर जमकर बरसे। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि के पहले दिन 30 मार्च को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। पीएम मोदी बिलासपुर जिले के बोहोभट्टा में किसान सम्मेलन और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बिजली, तेल, गैस, रेल, सड़क से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहले महाराष्ट्र जाएंगे, इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे छत्तीसगढ़ आएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की शुरुआत पीएम करेंगे। इस परियोजना की लागत करीब 15,800 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही। वहीं पीएम कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। और चलिए इसी खबर पे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रवीण मनहर संवाददाता रायपुर से जुड़ गए। जी प्रवीण, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 30 तारीख को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, दौरा कितना खास माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ सौगातों का पिटारा खोल देंगे। देखिए वैशाली, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है छत्तीसगढ़ दौरे पे हैं, लगभग वे 2:30 बजे के आसपास छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जो विमानतल है वहां पहुंचेंगे और वहां से फिर वो हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के बिल्हा के लिए रवाना होंगे। और बिलासपुर के बिल्हा के पास जो ग्राम है वहां उनकी जनसभा हो रही है और जनसभा में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अगर मैं बात करूं दौरे की, तो काफी अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लगभग 33,700 करोड़ से अधिक की राशि का जो है वो कहीं न कहीं शिलान्यास करने वाले हैं। तो यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें इसमें बहुत सारे ऐसे योजना हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे रेल परियोजना हो, चाहे सड़क परियोजना हो, ये ऐसे तमाम बड़े जो प्रोजेक्ट है वो इस राशि में शामिल है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री हो चाहे वो गृह मंत्री हो, वो नक्सल को लेकर कहीं न कहीं जो है वो खत्म करने की बात कहते हुए नजर आ रहे थे। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान भी माफ कीजिएगा, जिस तरीके से चलिए हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचेंगे, जहां पर यह माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सौगातों का पिटारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे और यहां पर पीएम मोदी कई जगहों पर जाकर जनसभा करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन बड़ी सौगात देते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि ये उनका दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करोड़ों के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि दौरे को लेकर जिस तरीके की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसको अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देते हुए नजर आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बिलासपुर के बोहोभट्टा सभा में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और ये प्रस्तावित माफ कीजिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये दौरा है, इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे पर खास तरीके से ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण की तरफ। जी प्रवीण, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उनका दौरा खास तो माना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और दौरे को देखते हुए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सौगातों का पिटारा यहाँ पर खोल देंगे जनता के लिए। जी देखिए वैशाली, निश्चित तौर पे कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जिले के बिल्हा में जो है वो कहीं न कहीं हम सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से मैंने कहा कि जो दौरा है उनका अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का दौरा है और जो अब अपने
भाषण के दौरान अपने जो इस जनसभा में कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात जो है वो देते हुए नजर आएंगे। लगभग 33,700 करोड़ की जो लागत राशि है, उससे भी अधिक की जो प्रोजेक्ट है वो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ को एक सौगात मिलने वाली है, जिसमें कई तरह के जो है काम शामिल है, चाहे वो रोड की बात करें या फिर पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर अगर रेल कनेक्ट की बात करें। तमाम ऐसे चीज हैं जो उसमें बड़े प्रोजेक्ट के रूप में शामिल है। तो कहीं न कहीं यह दौरा अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल अहम दौरा माना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ देखते हुए प्रशासन कितना अलर्ट है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो काफी चौक चौबंद सुरक्षा बिलासपुर के साथ साथ जो बिल्हा जहाँ कार्यक्रम होना है वहाँ जो है पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। जो नजदीक जो जवान है वो ही आज से पहुंच गया और अपने अंडर में जो है वहाँ जो जहाँ कार्यक्रम होना है वहाँ को ले लिया है। तो और कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहाँ पहुंचे हुए थे और सुरक्षा का जो है वो जायजा लेते हुए नजर आए थे। तो बात करें तो काफी जो बड़ी संख्या में पुलिस बल वहाँ जो है तैनात रहने वाले हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री हैं देश के, ऐसे में सुरक्षा में कहीं चूक ना हो इसको लेकर काफी सुरक्षा जो है वहाँ मजबूती से रखा जाएगा पुलिस विभाग के द्वारा। बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगातों का पिटारा छत्तीसगढ़ में देते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रवीण। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी अगली बड़ी खबर की ओर। जैसे जैसे रमजान का महीना पूरा हो रहा है और ईद नजदीक आ रही, वैसे वैसे नमाज को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। यूपी सरकार ने सख्त निर्देश दिए कि ईद की नमाज सड़कों पर न पढ़ी जाए। इस आदेश का पालन कराने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। संभल, बलिया और मेरठ में पुलिस ने अलग अलग एडवाइजरी जारी की। संभल में छतों और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक रहेगी। एएसपी श्री चंद्र बताया कि नमाज मस्जिदों में और ईदगाह में ही अदा की जाएगी और सभी त्योहार नियम के अनुसार मनाए जाएंगे। कहीं कोई उपद्रव नहीं होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहेंगे। सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि हम प्रशासनिक सेवा में हैं, अपना काम सही ढंग से करना हमारी जिम्मेदारी है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई हंगामा या फिर उपद्रव हो। अगर कोई परेशानी हो तो आपको भी झेलना पड़ेगा और हमें भी झेलना पड़ेगा। हम जो काम निष्पक्षता से करते हैं। वहीं मेरठ पुलिस ने भी कहा, सड़क पर नमाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वालों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे और ड्राइविंग लाइसेंस भी उनके रद्द कर दिए जाएंगे। और चलिए इस खबर पे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रशांत राव, ब्यूरो हेड, लखनऊ से जुड़ गए। जी प्रशांत, जिस तरीके से ईद को लेकर प्रशासन तो अलर्ट है, साथ ही साथ यहाँ पर ये नमाज नहीं पढ़ने को कहा गया है कि सड़कों पर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जिस तरीके से माहौल अभी यूपी में देखा गया था, संभल में जिस तरीके से मामला सामने आया था, उसको लेकर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल वैशाली, देखिए उत्तर प्रदेश में जगह जगह सुरक्षात्मक कार्रवाई को लेते हुए पुलिस ने जगह जगह अपने तरीके से एक दिशा निर्देश दिए हैं। संभल हो, मेरठ हो, अलीगढ़ हो, बलिया हो, बहराइच हो या अन्य जहां भी संवेदनशील इलाके हैं वहां उत्तर प्रदेश जिला पुलिस ने अपने अपने निर्देश जारी किए हैं ताकि त्योहार के दिन कोई माहौल खराब ना हो, सुरक्षात्मक तरीके से नियमबद्ध से ही त्योहार मनाए जाएं। उसी के क्रम में संभल में जिस तरीके से माहौल गर्म है, संभल में तमाम जो ऐतिहासिक पुरातात्विक सर्वे के बाद जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, इसका खास वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के निर्देश है कि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर जिला पुलिस तैयार रहे। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने अपने क्षेत्र में वहां जो नमाजी लोग हैं उनसे आग्रह किया है कि घरों की छतों पर नमाज न पढ़ी जाए, निश्चित स्थान यानी कि जो ईदगाह है वहीं पर नमाज पढ़ी जाए। इसके अतिरिक्त सड़कों पर कहीं नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कानून व्यवस्था के तहत ये जो है आदेश जारी किए गए। वहीं आम जनमानस और बहुसंख्यक लोगों की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के दिशा निर्देश भी जारी करने की बात कही जा रही है। विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है। तो वहीं बलिया हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, वहां के भी पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में यहाँ कानून व्यवस्था के तहत लोगों को त्योहार मनाने को लेकर यहाँ दिशा निर्देश जारी किए हैं। 30 कमेटी की बैठक करते हुए तमाम सुझाव उनको दिए हैं और इसके साथ ही पुलिस ने यह भी अपील की है कि कानून व्यवस्था को कोई हाथ में ना ले। तो संभल क्योंकि उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, संभल जो आज देश के पायदान पर पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, जहां पर तमाम बातें निकल कर आई हैं। वैशाली, आपको बता दूं, संभल के सीओ ने जिस तरीके से अपना जो वक्तव्य दिया उसमें कहा है कि अगर कोई उपद्रव करता है तो उसके साथ पूरी सख्ती से निपटा जाएगा, चाहे उनके पासपोर्ट हो या फिर उनके ड्राइविंग लाइसेंस हो। ऐसे लोगों के ये दोनों चीजें निरस्त करने का काम किया जाएगा। इसलिए नियमबद्ध तरीके से सभी लोग त्योहार मनाएं, सब आपसी भाईचारे के साथ इस त्योहार को संपन्न करें। अगर कहीं कोई उपद्रव होता है तो निश्चित तौर से, क्योंकि पुलिस का कर्तव्य है कि वह सुरक्षात्मक तरीके से ही त्योहारों का जो संचालन करवाए, इसके लेकर
कानून व्यवस्था को अगर कोई चुनौती देता है तो ऐसे उपद्रवी से पूरी सख्ती के साथ निपटा जाएगा और यह जो कार्रवाइयां बताई गई हैं वह निश्चित तौर से उनके ऊपर की जाएंगी। बलिया में भी इसी तरीके की बात कही गई है कि बलिया में भी सड़कों पर जो है कहीं भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, निश्चित स्थान पर भी नमाज होगी। निश्चित तौर से देखिए ये जो मामले हैं भले ही विपक्ष किसी भी नजरिए से देख रहा हो, क्योंकि माहौल जिस तरीके से बन चुका है तो ऐसे में पुलिस कोई मुसीबत नहीं लेना चाहती है, इसलिए पुलिस सभी को आगाह कर रही है जो भी मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग हैं कि वो निश्चित स्थानों पर ही नमाज अदा करें। सड़कों पर जाम लगाना या फिर कहीं टेंट लगाकर कार्यक्रम आयोजन करना, इस बात को इसलिए कहा जा रहा है कि बिना अनुमति किसी को भी इस तरीके की इजाजत नहीं होगी। हालांकि इसमें यह साफ तौर से देखिए ये बात है कि बिना अनुमति के अगर कोई कार्यक्रम करता है तो ही उस पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस प्रशासन व्यवस्था ये देखती है कि अनुमति देकर इन त्योहारों को संपन्न कराया जा सकता है या मस्जिद में जगह ज्यादा ना होने के बाद सड़कों पर अगर कहीं नमाज करने की जरूरत होती है तो वहां अनुमति पुलिस से लेना होगा। पुलिस और जो स्थानीय सूचना निकाय है वो पूरी जांच करने के बाद उन्हें परमिशन देगा, लेकिन बिना अनुमति कहीं भी किसी भी तरीके का कोई हुड़दंग करना या फिर वहां पर उपद्रव करना या जो उग्रवाद तरीके वहां वक्तव्य देना, मस्जिदों में जिस तरीके की वहां पर बातें की जाती हैं, अगर कहीं भी उग्रवाद की बातें झलक कर आई तो निश्चित तौर से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने को लेकर पुलिस ने चेतावनी जारी की है। देखिए इसका एक ही साफ उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि आपसी भाईचारे के साथ यहाँ त्योहार मनाए जाएं। भले ही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर किसी भी तुष्टीकरण का आरोप लगाती हो तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो राज्य में हो लगातार मुस्लिम समाज के लोगों को सौगात मोदी के जो पैकेट है वो दिए जा रहे हैं। तो भाईचारे की जो विरासत है उसको बढ़ाने का काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था के तहत लोगों को रहना होगा, उसकी हिदायत दी जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से सौगात मोदी की आपने बात करी तो एक किट जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लोगों को वितरण की जाएगी, लेकिन उसको लेकर भी विपक्ष लगातार इस पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए विपक्ष का वैशाली धर्म होता है कि सरकार की किसी भी नीति, किसी भी योजना, किसी भी कार्यकलाप और उनके फैसले का विरोध करे। निश्चित तौर से इसी के तहत है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर और 2024 तक के चुनाव में जो परफॉर्मिंग दिखाई है उससे कहीं ना कहीं जो है विपक्ष हताश जरूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 तलाक जैसे मुद्दे को यहाँ पर जो उन्होंने रखा, 3 तलाक जैसे मुद्दे को हटाया, उससे जो मुस्लिम समाज की जो आधी आबादी है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं आती हुई नजर आई थी। उसका वोट प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी मिला है। इसके साथ ही मुस्लिम धर्म में जुड़े जो निचले पायदान पर लोग थे उनको लक्ष्य अंत्योदय के तहत यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ने का काम किया, उन्हें तमाम योजनाओं से लाभान्वित करने का काम किया। इसलिए जो वोटर्स थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, इसलिए क्योंकि देश के वो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो वह सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी मजहबों के लोग हैं, इसलिए वो उनके मुखिया होने के नाते अपने फर्ज अदायगी कर रहे हैं। उसी के क्रम में ये जो है सौगात मोदी के पैकेट बांटे जा रहे हैं, ये भाईचारे का पैगाम भी है और इसके साथ ही इस परंपरा को आगे बढ़ाने को लेकर भी ये सौगात दी जा रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि फिलहाल तो नमाज को लेकर पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रशांत, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। चलिए अब रुक करते हैं तीसरी अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में पुलिस के साथ सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है और इस बीच सुकमा में मुठभेड़ के दौरान 16 नक्सली मारे गए हैं, वहीं 2 जवान घायल हुए। मुठभेड़ स्थल में से 10 से ज्यादा AK-47 और सांस राइफल SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी मिले। बता दें कि सुकमा जिले में शनिवार सुबह सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 नक्सलियों के मारे जाने के बाद कहा कि हथियार रखने वाले और हिंसा का सहारा लेने वाले यहाँ पर बदलाव नहीं ला सकते, शांति और विकास ही ला सकते। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि नक्सलवाद पर एक और प्रहार किया है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान में 16 नक्सलियों को मार गिराया और यहाँ पर स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया। गृहमंत्री ने फिर कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हथियार रखने वालों से अपील है कि हथियार और हिंसा बदलाव नहीं ला सकते, शांति और विकास ही बदलाव ला सकते हैं। केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुंडावाला इलाके में जो मुठभेड़ हुई है, 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 SLR इंसा जैसे काफी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। सर हथियार कौन कौन सा बरामद? AK-47 SLR इंसा जैसे ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। जी सर, ये अब तक का सुकमा जिले का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा सकता है सर? हाँ, इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है गोकुंडा वाले इलाके में दरबा डिवीजन की जो नक्सली है उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उनपे कड़ा पहाड़ है।
कोई बड़े काडर के नक्सली मारे जाने की उनकी खबर? पहचान करना बचा हुआ है। और चलिए इसी खबर पे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रवीण मनहर रायपुर से जुड़ गए। जी प्रवीण, सुकमा में ये बड़ा ऑपरेशन सेना के जवानों की तरफ से देखा गया, 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है इस पूरे में। देखिए, निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक जो बस्तर है वो काफी बहुत नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ जिस तरीके से लगातार जो है वो मुठभेड़ होते रहा है और इस पर लगातार जो है सुरक्षा बलों को काफी जो है वो सफलता हाथ लगते हुए थी। आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास सुरक्षा बलों को जो है वो मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो सुकमा के अंदरूनी इलाके हैं वहाँ काफी संख्या में नक्सली होने के आसार जो है उनको इस तरीके से सूचना मिली थी, जिस पर जो है वो जो तमाम जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं, चाहे डीआरजी हो चाहे लोकल पुलिस हो, तमाम लोगों ने जो है संयुक्त एक टीम चलाई। टीम के द्वारा जो है वहाँ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई में लगभग 16 जो नक्सली हैं उसको हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तो एक बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को खत्म करने की बात करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें या फिर मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं विष्णुदेव साय उनकी बात करिए, तमाम बड़े लोग हैं जो नक्सलवाद को खत्म करने की ओर जो है वो बात करते हुए नजर आते हैं। और लगातार जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ में बना है, तब से कहीं न कहीं नक्सली मुठभेड़ में जो है वो सुरक्षा बलों को काफी जो है वो सफलता हाथ लग रही है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिला, 16 नक्सली ढेर के। गृह मंत्री अमित शाह का भी इस पर बयान है, एक्स पर पोस्ट उन्होंने करते हुए लिखा है कि हथियारों से जो है बदलाव नहीं आएगा, अगर हथियार छोड़ दे तो देश में बदलाव आएगा। जी प्रवीण साहब, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से छूट गया, लेकिन आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह का इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हथियारों से बदलाव नहीं आ सकता, देश बदलेगा तभी जब हथियार छोड़ेंगे तो बदलाव आएगा। एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर सुकमा में देखने को मिला, जहाँ पर 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सेना के जवानों ने सुबह 7 बजे से फायरिंग की, जहाँ जिसके बाद नक्सलियों की तरफ से भी लगातार फायरिंग की गई। उसके बाद 16 नक्सलियों को यहाँ पर ढेर कर दिया गया। चलिए अब रुक करते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सिंगरौली में जन आक्रोश आंदोलन में शामिल हुए। पटवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर सभा की। कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को मांग पत्र भी सौंपा गया। जीतू पटवारी ने कहा कि जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार, विस्थापन, बेरोजगारी, प्रदूषण से सिंगरौली की जनता जूझ रही है। मंच से संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि कलेक्टर 15 करोड़ और एसपी 10 करोड़ रुपए पहले जमा करके पोस्टिंग कराते हैं और यहाँ के जनता को परेशान भी करते हैं। जिले में लूट मची। मंच को संबोधित करने के बाद जीतू पटवारी समेत कई कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन कलेक्टर ज्ञापन लेने के लिए नहीं पहुंचे। जीतू पटवारी ने नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत हम ऊपर तक करेंगे। हालांकि बाद में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल संविधान को साक्षी मानकर कलेक्टर कार्यालय में जमीन पर रखकर उसको चले गए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में जो है कि जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सड़कों पे हैं और जन जो आक्रोश है कहीं न कहीं जनता दिखा रही है, भरी हुंकार भर रही है कि किस तरह से बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचारी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पे आज न्यूज आवर सीधा बात करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से हम कुछ जान लेते हैं, खास बात करें। सर, अभी आप जो है सड़कों पे हैं, ऐसा है कि हम विस्थापितों की, किसानों की, आदिवासियों की, गरीबों की आवाज विपक्ष का दायित्व 5,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण हुई, लगातार अन्याय अत्याचार हुआ, अधिग्रहण अधिनियम का कोलैप्सन हुआ। राहुल गांधी जी कांग्रेस के हनन हो रहा है। मोदी जी के मित्रों को सहायता पहुंचाने के लिए पूरा प्रशासन लगा है। ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम राहुल गांधी के सिपाही है, हम अपना दायित्व निभाएंगे। हम इस सरकार को, इस अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपने दायित्व का निर्वहन करने का संदेश देंगे, उनको मजबूर करेंगे और हम अपना विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, विस्थापितों के साथ न्याय करेंगे। सर, जिस तरह अभी कोर्ट माइंस में लगातार कहीं न कहीं विस्थापितों का शोषण हो रहा है, उससे प्रशासन चुप्पी साधा है, इस पे आपका प्रदेश क्या? मैंने जब कहा कि ये मध्य प्रदेश शासन के नौकर हैं ही नहीं, ये कलेक्टर शासन का नहीं, अडानी का है।
ये कर्मचारी अडानी की कंपनी का है, तभी तो ये बात नहीं सुन रहा। अगर शासन का होता तो जनता की सुनता। सर एक आखिरी सवाल आपसे है, जिस तरह अभी मैं देख रहा हूँ कि सिंगरौली जिले में कांग्रेस की पार्टी है, एकजुटता नहीं नजर आ रही है, कहीं न कहीं परिवार फूट रहा है, इससे क्या कुछ कहेंगे? ये एकजुट नहीं दिख रही है, अलग अलग कौन से बताओ, सरी सर ऊपर नीचे जाओ जो बताओ आप। इसके पहले भी राहुल भैया जो है सदन में बोल चुके हैं कि आपस में नेता लड़ रहे, कार्यकर्ता लड़ रहे। अरे अभी जमीन के विस्थापन की बात हो रही है और आप अभी टीवी का काम विपक्ष सत्ता के साथ मिलकर करना चाहते हो, ये गलत है। ये हमारे साथ जीतू पटवारी थे, कांग्रेस प्रदेश, जिनका साफ तौर से कहना है कि अभी जिस तरह से जनता की लड़ाई सड़कों पे है, इसका आगे तक लड़ाई जारी रहेगी। इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ न्यूज आवर सिंगरौली। तो जिस तरीके से जीतू पटवारी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा, ज्यादा जानकारी लेंगे इसी खबर पर। हमारे साथ मनोज जायसवाल संवाददाता है, सिंगरौली से जुड़ गए। जी मनोज, जिस तरीके से जीतू पटवारी सिंगरौली में एक बार फिर सरकार पर बरसते हुए नजर आए, जमकर सरकार पर हमला बोला जीतू पटवारी ने। देखिए वैसा ही आपको तो बताऊं कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पहली बार आगमन हुआ था जीतू पटवारी, उनके साथ हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, तमाम हजारों के कार्यकर्ताओं के साथ में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का हुंकार भरी है। सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो भ्रष्ट जो अधिकारी यहाँ पे उनके खिलाफ और तमाम बेरोजगारी और भू अतिक्रमण जमीन मामले को लेकर ऐसी समुचित होने के लिए उन्होंने हुंकार भरा था। जगह जगह जो है कि आयोजन की गई थी जन आक्रोश रैली के, उन्होंने सहभागिता दिया और इसके अनुसार सिंगरौली कलेक्टर परिसर में उन्होंने हुंकार भरा है। हालांकि जब इन तमाम मुद्दों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में गए और कलेक्टर कार्यालय के पास करीब 1 घंटे सुपर समझ की जाने के बावजूद भी जिला कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आए जीतू पटवारी जी का, उनमें कहीं न कहीं भारी आक्रोश देखने के बिना काफी नाराजगी व्यक्त की जीतू पटवारी ने। उन्होंने कहा है कि इसकी शिकायत हम ऊपर तक करेंगे, किस तरह से ये कलेक्टर अडानी और कंपनी के रवैये से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के कलेक्टर नहीं है, अडानी के कलेक्टर है। उन्होंने न्यूज आवर से साफ तौर पर बात करते हुए कहा है कि ये कलेक्टर कहीं न कहीं ऐसा किस्सा दिखा रहे हैं और बातों में इतना कह दिया उन्होंने कि कलेक्टर अगर आता है सिंगरौली में तो 15 करोड़ रुपए पहले जमा कराना पड़ता है और 10 करोड़ एसपी के लिए उन्होंने कहीं न कहीं ट्रांसफर उद्योग की भी पोल उन्होंने खोल दिया न्यूज आवर के साथ। वैशाली सबसे बड़ी बात यह है कि किस मुद्दों को लेके जीतू पटवारी, उनके साथ हरीश चौधरी विस्थापन, भ्रष्टाचार, जिस तरह से प्रदूषण की मुद्दा लेकर सिंगरौली में आए हुए थे, उस मुद्दा पे कांग्रेस पार्टी हुंकार भरी है। लेकिन कलेक्टर साहब ज्ञापन लेने नहीं आए, तब जीतू पटवारी नाराज व्यक्त करते हुए कलेक्टर गेट के जमीन पर ही अपना ज्ञापन रख के चले गए, संविधान को मारकर। उन्होंने अल्टीमेट दिया है कि अगर 28 दिन के अंदर अगर इस जनता की समस्या कलेक्टर निदान नहीं करते हैं तो सारे विधायक और जितने भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के सब सड़कों पे सिंगरौली 28 दिन के अंदर दिखेगा और इसका उग्र आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जीतू पटवारी सीधे सीधे यहाँ पर एक चुनौती देते हुए नजर आ रहे कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, मांगे नहीं मानी गई तो जन आक्रोश करके प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे फिलहाल आपका जुड़ने के लिए मनोज, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।